नमस्ते से नमस्ते मातृभूमि जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सशस्त्र बलों के पास इस वक्त 300 किलोमीटर रेंज वाले रॉकेट्स नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत इस बारे में विचार नहीं कर रहा, बल्कि भारत इस पर काम भी करना शुरू कर चुका है। हाल ही में इस बारे में भारतीय सेना के रिटायर्ड मेजर जनरल रणजीत सिंह ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बलों को रॉकेट फोर्स बनाने के लिए कम से कम 300 किलोमीटर वाली रॉकेट प्रणालियों के विकास को आगे बढ़ाना चाहिए और ये भारतीय सशस्त्र बलों के लिए एक गेम चेंजिंग सॉल्यूशन प्रस्तुत करता है। उन्होंने कहा कि जहां जो कन्वेंशनल आर्टिलरी सिस्टम है जिन्हें बार बार स्थानांतरित करने की जरूरत होती है, ऐसे में 300 किलोमीटर रेंज वाली रॉकेट प्रणालियां अपनी फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती है और ये एक ही जगह से अलग अलग प्रकार के गोला बारूद लॉन्च कर सकती है, जिससे कि 300 किलोमीटर तक की दूरी पर गोलाबारी करना संभव है। हालांकि चाइना के पास दोस्तों इस तरीके की रॉकेट प्रणालियां हैं। अभी वर्तमान में दोस्तों डीआरडीओ के द्वारा विकसित पिनाका गाइडेड रॉकेट सिस्टम की रेंज 95 किलोमीटर है। इसके अलावा पिनाका MK3 पर जो काम चल रहा है उसकी रेंज 150 से 200 किलोमीटर तक होने की उम्मीद है और भारत रॉकेट फोर्स के लिए अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कदम उठा रहा है। यही नहीं, भारत की जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं वो भी इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, जो कि 250 से 300 किलोमीटर तक के लक्ष्य को मार गिराने में सक्षम रॉकेट विकसित कर रही हैं। भारत के पास अगर इस तरीके की विस्तारित रेंज वाली क्षमताएं आ जाती हैं तो इससे भारत की जो रणनीतिक पहुंच है और प्रतिरोधक क्षमता वो महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ जाएगी और जो हमारे सशस्त्र बल हैं वो अपनी जगह से काफी दूर स्थित लक्ष्यों पर प्रभावी ढंग से हमला कर सकते हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, चाइना भारत के राफेल फाइटर जेट से इतना चिढ़ चुका है, अब उसने भारतीय राफेल फाइटर जेट के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। चाइना को भी दोस्तों इस फाइटर जेट की क्षमताओं के बारे में जानकारी है, इसीलिए दोस्तों वो तिलमिलाया हुआ है और उसने भारत के कई न्यूज ऑनलाइन पोर्टल्स हैं उन्हें 3 सालों में करीबन 38 करोड़ रुपए की मदद की है, ताकि वो भारतीय जनता में राफेल फाइटर जेट की जो डील हुई थी उसके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा यानी कि एक नेगेटिविटी तैयार कर सके। और ये जो न्यूज पोर्टल हैं जिन्हें चाइना ने कथित रूप से फंडिंग की है, ये वामपंथी विचारधारा वाले न्यूज पोर्टल्स हैं। और आप सब जानते हैं कि भारत सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने 36 राफेल फाइटर जेट की खरीद के मामले में क्लीन चिट भी दे दी थी, लेकिन ये जो फंडेड न्यूज पोर्टल्स हैं वो लगातार इस डील को घोटाला बता रहे हैं। और यही नहीं, हाल ही में जो भारतीय नौसेना ने 26 राफेल मरीन फाइटर जेट्स को चुना है उसके खिलाफ भी भ्रामक बातें ये अपने आर्टिकल्स के थ्रू फैला रहे हैं। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि चाइना की टेंशन राफेल फाइटर जेट को लेकर कितनी बड़ी हुई है। और यहाँ पर दोस्तों उन जय चंदों का भी क्या कहना, जो कि पैसे के लिए देश को बदनाम कर रहे हैं और खास करके डिफेंस सेक्टर पर एक प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत में अर्जेंटीना के एम्बेसडर ने कहा कि उनका देश तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट की खरीद के बारे में विचार विमर्श कर रहा है और इसके लिए दोनों ही देशों के बीच में बातचीत चल रही है, लेकिन जो दिक्कत है वो है ब्रिटिश कंपोनेंट्स की। हालांकि भारत ने तेजस मार्क 1 का जो ऑफर किया है अर्जेंटीना को, उसमें ब्रिटिश पार्ट्स नहीं लगे होंगे, लेकिन इनका कस्टमाइजेशन तभी हो पाएगा जब अर्जेंटीना कम से कम 16 फाइटर जेट्स का ऑर्डर प्लेस करे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, डीआरडीओ की नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी ने एक नए नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन लॉन्च टॉर्पीडो पर काम करना शुरू कर दिया है। इसकी लंबाई 6.3 मीटर से कम होगी और इसका वजन 1.5 टन का होगा और इसके कॉम्पैक्ट साइज होने की वजह से इसे पनडुब्बी की जो सीमित जगह है वहां पर इंटीग्रेट किया जा सकता है। और इस टॉर्पीडो के लिए डीआरडीओ इलेक्ट्रिक मोटर डिजाइन और बैटरी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट कर रहा है, ताकि इसकी 50 किलोमीटर की एक बेहतर रेंज हो सके और कहा जा रहा है कि ये अगले 4 सालों में तैयार हो जाएगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत के स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस को अब हैमर प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन से लैस किया जाएगा। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक LCA तेजस पर हैमर मिसाइल का कैरेज परीक्षण शुरू हो गया है और 31 मार्च 2022 को LSP-7 पर युद्ध सामग्री का सफल रिलीज परीक्षण किया गया था। दोस्तों, हैमर म्यूनिशन एक सटीक गाइडेड हथियार सिस्टम है जो कि LCA तेजस को विशेष रूप से पूर्वी लद्दाख जैसे उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उन्नत स्ट्राइक क्षमता प्रदान करेगा। और दोस्तों, LCA तेजस लड़ाकू विमान को रणनीतिक रूप से कश्मीर के अवंतीपुर वायुसेना स्टेशन पर तैनात किया गया है और इस प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन के लग जाने से भारत का स्वदेशी फाइटर जेट उसकी जो एक्यूरेसी है और जो टारगेटिंग क्षमता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत और चीन के रिप्लिकेशन को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने कहा कि चीन और भारत के बीच सीमा वार्ता रुकी नहीं है और दोनों ही देश पिछले 3 सालों से प्रमुख जो टेंशन वाले पॉइंट्स हैं उन पर बातचीत कर रहे हैं और इस पर काफी अच्छी प्रगति भी हुई है और सीमा वार्ता पर एक और बैठक जल्द होने वाली है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पिछले 9 सालों में भारत सरकार ने उत्तरी सीमाओं से लगे क्षेत्रों सहित सीमा पर बुनियादी ढांचों में काफी वृद्धि की है
और 2014 के बाद जब सीमा पर बुनियादी ढांचों पर बड़ा जोर दिया गया तो चीन की ओर से गश्त और बढ़ गई। और यही नहीं दोस्तों, भारत और असम के बीच में अब रेलवे कनेक्टिविटी के लिए भूटान से भी भारत बातचीत कर रहा है। जयशंकर जी ने कहा कि हम भूटान और असम के बीच रेल लिंक पर बातचीत कर रहे हैं। भूटान पर्यटकों के लिए और अधिक पॉइंट खोलने के लिए काफ़ी उत्सुक है और ये असम के लिए भी बहुत अच्छा होगा। हालांकि दोस्तों टूरिस्ट वाला एंगल अलग है, लेकिन ये रणनीतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण होगा भारतीय सेना के लिए भी। इसके अलावा कैलाश मानसरोवर यात्रा पर बोलते हुए एस जयशंकर जी ने कहा कि कैलाश मानसरोवर बुनियादी ढांचे का निर्माण हो रहा है, वहां पर एक सुरंग की जरूरत है और बीआरओ इस पर काम कर रहा है और योजना भी तैयार कर रहा है, लेकिन वापस आने पर चीन की ओर से अभी कोई संकेत नहीं मिला है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों पूर्वी लद्दाख में चाइना के साथ भारत का गतिरोध तो चल ही रहा है। ऐसे में भारत ने अब रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन नेक पर अब सीएपीएफ के सैनिकों को तैनात करने की योजना बनाई है। और चिकन नेक दोस्तों देश की उत्तर पूर्व के राज्यों को बाकी हिस्सों से जोड़ता है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि इस बात पर भी चर्चा चल रही है कि शुरू में बीएसएफ, आईटीबीपी और सीमा सशस्त्र बल इन्हें महत्वपूर्ण और संवेदनशील पॉइंट्स पर तैनात भी किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों भारत ऐसा कदम इसलिए भी उठा रहा है क्योंकि भूटान पर लगातार चीन का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है और ऐसे में दोस्तों चाइना सलामी स्लाइसिंग के जरिए यानी कि धीरे धीरे क्षेत्रों पर कब्जा कर रहा है। इसलिए दोस्तों चीन ने भूटान सीमा से आगे अपने गांवों को बनाना शुरू कर दिया है। दरअसल चाइना अपनी संकीर्ण और रणनीतिक चुंबी घाटी का विस्तार करना चाहता है, इसीलिए वो झामफेरी रिज और डोकलाम क्षेत्र पर नियंत्रण चाहता है, जिससे चीन को भारत के साथ सैन्य संघर्ष की स्थिति में एक महत्वपूर्ण बढ़त मिल जाएगी। फिलहाल चीन ने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में चुंबी घाटी के गहरे इलाके में अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा दी है, जो कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के काफी करीब है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों एक और हनी ट्रैप का मामला सामने आया है, जिसके तहत कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने भारत की गुप्त जानकारी इकट्ठा करने के लिए सीआईएसएफ के एक जवान को हनी ट्रैप का शिकार बनाया। इस सीआईएसएफ जवान का नाम है कपिल कुमार और ये विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के सुरक्षा विंग में तैनात है। कहा जा रहा है कि कपिल कुमार ने कुछ दिनों पहले फेसबुक पर एक तमीशा नाम की महिला से दोस्ती की और दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगे। कहा जा रहा है कि दोनों के बीच मोबाइल नंबर का लेन देन भी हुआ और अक्सर बातचीत भी हो रही थी। जब कपिल कुमार से पूछताछ की गई तो उसने कई सवालों का जवाब दिया, लेकिन अधिकारियों को शक है कि वो अभी भी कुछ चीज़ों को छिपा रहा है। इसके बाद अधिकारियों ने कपिल कुमार के खिलाफ स्टील प्लांट थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है और उसका मोबाइल जब्त कर उसकी जांच शुरू कर दी गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि बातचीत के दौरान पाकिस्तानी एजेंट उसके मोबाइल पर एक ऐप इंस्टॉल करने के लिए भी संदिग्ध लिंक को भेजा करती थी। हालांकि कपिल ने बताया कि उसने लिंक पर कभी क्लिक नहीं किया। बता दें कि कपिल के पास 2 मोबाइल फ़ोन मिले थे, जिसमें से एक मोबाइल का सारा डेटा भी डिलीट उसने कर दिया। फिलहाल इस मोबाइल को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब में भेज दिया गया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत के तीसरे चंद्रयान 3 ने अपनी पहली झलक दिखाई है। अंतरिक्ष यान के चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश करने के एक दिन बाद ये तस्वीर सामने आई है। दोस्तों आपको बता दें कि चंद्रयान 3 को 22 दिन पहले चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने के लिए प्रक्षेपित किया गया था, जहां अब तक कोई देश नहीं पहुंच पाया। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 ने इसरो को संदेश भेजा कि मैं चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण महसूस कर रहा हूं। चंद्रयान का चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के महत्वाकांक्षी 600 करोड़ रुपए के मिशन में एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ है। इस यान ने अब तक करीबन 2/3 दूरी तय कर ली है। इसरो के लिए अब अगले 18 दिन महत्वपूर्ण होंगे। इसरो ने सैटेलाइट से मिले संदेश को अपने केंद्रों के साथ साझा किया है। तो फिलहाल दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और पेज भी जरूर फॉलो कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।